न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। योग दिवस से पहले भराड़ी सैन्य पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रियंका चतुर्वेदी ने पायलटों के सम्मान की रक्षा की मांग की। हम अपने लोगों की रक्षा करते रहेंगे, बोले मोहम्मद जावेद हुसैनी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। योग दिवस से पहले भराड़ी सैन्य पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले भराड़ी सैन्य पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की योग और आयुष की राजधानी बनता जा रहा है। हमारी देश भूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी है। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी याद किया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 177 से अधिक देशों का समर्थन मिला और तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योग और आयुष हमारी सांस्कृतिक विस्तार है। हमें गर्व है कि योग समारोह में कई देशों के राजदूत भी हमारे साथ उत्तराखंड की धरती पर शामिल होंगे। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुष की वैश्विक राजधानी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव किया और 177 से अधिक देशों ने इसका समर्थन करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी। और हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और बहुत सारे हमारे ऐसे स्थान हैं, चाहे वो हमारा माणा गांव हो जिसको भारत का अंतिम गांव कहते हैं, या हरसिल मुखवा हो या आदि कैलाश हो, ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। भगवान बाबा केदार के प्रांगण में जब वहां पर 2013 में घोर आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यात्रा कुछ ही हजार की रह गई थी, आज वो यात्रा अभी एक माह 20 दिन में 11 लाख की आंकड़े को पार कर गई है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे माणा गांव जाने वाले हों, हरसिल मुखवा में तो लगातार लोगों की एक बड़ी उत्सव जैसा हो गया उनके जाने के बाद। मार्च से लगातार वहां संख्या घट ही नहीं रही है और इन सब का परिणाम है कि आज हमारी जो यात्रा चारधाम यात्रा है, एक माह 20 दिन में 32 लाख का आंकड़ा पार कर गई है और हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अनेक दूसरे स्थान भी हैं, वहां भी बड़ी संख्या में पर्यटक श्रद्धालु आए हैं। योग और आयुष ये हमारी विरासत है। ये ऋषियों की भूमि है, योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो ये पूरे विश्व के अंदर जाए। हमने इस बार का अपने प्रदेश का प्रमुख जो कार्यक्रम है योग का, वो हमने भराड़ी साइड गैरसैंण में, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अनेक देशों के राजदूत भी हमारे साथ योग में कल सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ का प्रचार प्रसार होगा लोगों के बीच में। ये पूरा हमारी देवभूमि जाएगी, ये सीमांत क्षेत्र जाएगा, हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जाएगा, पूरे उत्तराखंड का भी एक साथ अच्छा अनुभव हमारे एम्बेसडर भी लेकर जाएंगे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक होगा और ये हमारी समृद्धि का भी आने वाले समय में एक कारण बनेगा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रियंका चतुर्वेदी ने पायलटों के सम्मान की रक्षा की मांग की। मुंबई से शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर पायलटों और उनके परिवार के सम्मान की रक्षा की मांग की है। हाल ही में हुई कुछ विमान दुर्घटनाओं के बाद टीवी चैनलों पर पायलटों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे आरोपों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुंबई में कई पायलट जिनके पास 10,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है, उन्हें टीवी चैनलों पर सार्वजनिक रूप से कट
कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये केवल अपमानजनक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसानदेह है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन पायलटों के परिवार पर क्या बीतती होगी, अन्य पायलटों और क्रू मेंबर्स पर इसका क्या असर होता होगा। देखिए, जिस तरीके से पायलट्स को बदनाम किया जा रहा है, वो पायलट्स जो मुंबई से हैं, जो पायलट्स के 10,000 घंटे फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है और रोज टेलीविजन चैनल पे उन पे दोष मढ़ा जाता है। मैंने कहा कि आज उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी ये जानना ज़रूरी है। उनको काउंसलिंग, जो बाकी सारे पायलट्स हैं, जो बाकी सारे क्रू हैं, वो उन पे क्या बीत रही होगी वो जानना ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक गाइडलाइन देना चाहिए न्यूज़ चैनल्स को कि इस तरीके से अपने टीआरपी के चलते वो किसी परिवार को बदनाम नहीं कर सकते हैं, परिवारों में और दुख का मातम नहीं बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक एयरलाइन से आई थी, इंटरनेशनल एयरलाइन से। वो बोइंग था, उसमें 3 लोगों ने पैनिक अटैक कर डीप्लेन हुए हैं। तो आज इस तरीके का जब माहौल हो तो क्या टेलीविजन चैनल्स को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए और सारी एयरलाइंस, एयर इंडिया से लेकर जो भी एयरलाइंस चलती हैं देश में, उनकी पूरी क्रू को मेंटल काउंसलिंग का समर्थन देना चाहिए। मेरे सुपर पावर बताया, सॉरी, शरद पवार जी ने अमेरिका को सुपर पावर बताया, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, तो अगर यूएस जो है, अब तक सभी जानते हैं कि एक सुपर पावर रहा है, पर जो अब वो निर्णय ले रहा है कहीं ना कहीं दुनिया की शांति पे भंग डालने का काम है और मैं उम्मीद करती हूँ सुपर पावर होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने उद्धव जी को लेकर शब्दों का प्रयोग किया है, बोल बच्चन का है। तो बतौर सांसद शिवसेना यूपीटी के आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे हैं देवेंद्र फडणवीस जो अहंकार से इतने भरे हुए हैं, जनता की क्या दिक्कतें हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। आए दिन पुल गिरा, किसी ने उनसे पूछा पुल के बारे में? वो दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। महाराष्ट्र की जनता का दुख दर्द समझ रहे हैं। आज इतने महाराष्ट्र के लोग उस एयरक्राफ्ट में थे जो मारे गए, जो क्रू था महाराष्ट्र का था, क्या उन्होंने एक शब्द जताया? क्या हमारे मुख्यमंत्री उनके घरों पे संतापना व्यक्त की? उन्हें इससे कहिए राजनीति कम करें। महाराष्ट्र की जनता ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी निभाएं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम अपने लोगों की रक्षा करते रहेंगे, बोले मोहम्मद जावेद हुसैनी। दिल्ली में भारत स्थित ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, हमें अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करना जारी रखेंगे। हुसैनी ने ये भी कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय न आक्रमणों की स्पष्ट निंदा नहीं करता और इन्हें रोकने के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक ईरान अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय रहेगा। ये बयान उस समय आया जब क्षेत्र में तनाव और संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ईरान की ये स्पष्ट चेतावनी एक बार फिर इस ओर इशारा करती है कि यदि हमलों पर लगाम नहीं लगी तो उसका जवाब देने के लिए वे मजबूर होगा। The Iranian side has the right to defend itself as it's enshrined in Article 51 of United Nations Charter. And we will continue to defend our people, our country. And we actually continue until this aggression is condemned and stopped by international community. Okay, how many nuclear weapons Iran has got? 0. How many nuclear weapons has Israel got? 75 to 400. How many countries have been invaded by the Iran? 0. How many countries have been invaded by the Israel? 5. How many civilians were killed by Iran during 2023-2024? 0. How many people were killed, or civilians, by the Israelis? More than 75,000, mostly women and children in Gaza and other parts of the world. And the last question, who has been convicted as a war criminal by the ICC? Netanyahu, not the Iranian president, not Iranian officials. Okay, it is now you can judge who possess more threat to the world.
This is the matter that we wanted that you know that we as an independent country who actually pay for its independence and will stand on its own feet, we are opposing the abuse of the other countries of some on baseless excuses to attack or invade the other countries. We are not seeking for the आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे में विजय रूपानी के निधन पर शोक। गांधीनगर में जेपी नड्डा ने परिवार से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पूरा राज्य और देश एयर इंडिया विमान दुर्घटना की खबरों से ध्वस्त है, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपानी का दुखद निधन हो गया। जेपी नड्डा ने रूपानी परिवार को ढांढस बताया और कहा कि पार्टी ने एक समर्पित नेता और गुजरात ने एक पूर्व कम्युनिस्ट सेवक खो दिया है। ये क्षति अपूरणीय है। जेपी नड्डा के साथ भाजपा के कई अन्य नेता और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय सर्वेक्षण पर भाजपा की चुप्पी पर बोले जयराम रमेश। दिल्ली में कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामाजिक न्याय से जुड़े 3 अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक न्याय रहा। महागठबंधन की सरकार ने उस समय एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातिगत सर्वेक्षण कराया था। इसी के आधार पर SC, ST, OBC और EBC को मिलाकर 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब नीतीश कुमार भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा ने जातिगत सर्वेक्षण पर चुप्पी साध ली और इसी के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि 65% आरक्षण की घोषणा तो हुई, लेकिन उसे हाईकोर्ट में चुनौती मिली और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की 50% सीमा को दोहराया है। It's very simple. We asked the Prime Minister 3 questions this morning as soon as he left for Bihar. And these are questions related to social justice, which is the single defining issue in the Bihar Assembly election. The Mahagathbandhan Sarkar had done a caste survey. On the basis of the caste survey, 65% reservation was provided for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and EBCs. Okay? Now, we've asked, this was before Nitish Kumar did his party and joined the BJP. The BJP was in fact very silent on the caste survey. It opposed the caste survey. When we introduced 65% reservation, the BJP was opposed to it. However, the 65% reservation was announced. Reservation was increased to 65%. It was challenged in the High Court. The High Court said this reservation is unconstitutional. It came to the Supreme Court. The Supreme Court has issued notice. The matter is still pending. But 65%, the Bihar government has already passed a law, 65% law. So what is the status of that law? So our demand, the Congress party's demand is, first, you bring the Bihar reservation law of 65% in the 9th schedule of the Constitution. In the 9th schedule, there's only Tamil Nadu's 69% reservation law is protected under the 9th schedule. Only Tamil Nadu, no other state. And this was done by the Congress in 1994. So our first demand is bring the 65% law in the 9th schedule. Number one. Number two, 65% is more than 50%, obviously. 50% ceiling on reservations for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and ABCs has been reiterated by successive Supreme Court orders, most recently in the Indra Sawhney case in 1992, most famously, After that also there have been other judgments. So, how do you ensure that this 65% again is not going to be declared unconstitutional? First, you bring it into the 9th schedule. Second, you have to amend the Constitution to remove this 50% ceiling. This 50% ceiling is not because of the Constitution. The 50% ceiling has been arbitrarily imposed by the Supreme Court, interpreting the Constitution. Now, if the government is very serious, then we should say that anything above 50%, should be provided for, depending on the state. A third demand, Article 15(5).
introduces reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs and EBCs for private educational institutions. Today they are available only in government education institutions. In private educational institutions. Now, Dr. Manmohan Singh's government introduced this constitutional amendment. It was subsequently challenged in the Supreme Court. Supreme Court finally, in January 2011, upheld Article 15(5). Then Mr. Modi's government came. For 11 years they have done nothing about it, and we have been demanding that implement Article 15(5), which is that scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, EBCs will get the benefit of reservation in private educational institutions. These are our three fundamental questions. We will continue to raise them. We will raise them in the forthcoming session of Parliament on the 21st of July. Of course, there are other issues of internal security, external security, terrorism, Pakistan, China, Trump, that will all be discussed. The fact that the Pahalgam terrorists have still not been brought into to justice, all that will come up. But this fundamental issue of social justice, which is the defining issue in the Bihar election, on which the Prime Minister has said nothing today. All that the Prime Minister has done is, his usual defamation, his usual distortion, his usual rewriting of facts and history. Nothing. I mean, these are the real issues that he has to speak on. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगमय गुजरात अभियान की शुरुआत। गुजरात राज्य के बोर्ड के अध्यक्ष योग सेवक शिशुपाल राजपूत ने कहा कि देश में बढ़ते मोटापे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि हम सभी को मिलकर भारत में मोटापे से मुक्त बनाना है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 को मोटापे विरोध वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दिशा में गुजरात सरकार ने व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है योगमय गुजरात। इस अभियान का मकसद लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय संस्कृति की देन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पुरुषार्थ से, उनके संकल्प से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये सब भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है। गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन किया है, जिसका मकसद है कि 365 दिन तक घर घर योग पहुंचे और लोग 365 दिन नियमित योग करें। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने मन की बात में चिंता व्यक्त की कि देश को मोटापा से मुक्त करने की जरूरत है। तो सर्वप्रथम पूरे भारत में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आध्यात्मिक भूपेंद्र भाई पटेल ने विधानसभा में घोषणा की कि हम 2025 के वर्ष को पूरा वर्ष हम मोटापा मुक्त अभियान के तहत गुजरात में इस वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी के तहत 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में हम मोटापा मुक्त गुजरात और योग में गुजरात का अभियान चला रहे हैं। इस बार भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम दी है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, वन अर्थ वन हेल्थ। हेल्थ का मतलब नॉट फॉर ओनली फिजिकल हेल्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड की हेल्थ, प्रकृति की हेल्थ, समष्टि की हेल्थ की बात है। तो योग समस्त प्रकृति को स्वास्थ्य देता है, पर्यावरण को स्वास्थ्य देता है, मानव को स्वास्थ्य देता है। और गुजरात राज्य सरकार की थीम है कि स्वस्थ गुजरात, मोटापा मुक्त गुजरात। इस अभियान के तहत हम संपूर्ण गुजरात में काउंटडाउन 100 डेज काउंटडाउन में हमने कार्यक्रम शुरू किए। हम 10-10, 20-20 हजार लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा सूरत में, वडोदरा में, अहमदाबाद में, राजकोट में, अमरेली में, पोरबंदर और सभी लगभग जिलों में हमने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रम किए हैं। 21 जून से पहले इतने बड़े कार्यक्रम सिर्फ गुजरात में हुए हैं और 21 जून के दिन हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम वडनगर में करने जा रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मभूमि है। एक ऐतिहासिक स्थल है और वहां का म्यूजियम है, शर्मिष्ठा तालाब है और उन सभी 11 लोकेशन पर हम 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11 लोकेशन पर हम आयोजन कर रहे हैं और हम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। इसका भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ 311 जगह पर संपूर्ण गुजरात के सभी जिलों में, तहसीलों में 311 जगह पर हम बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके साथ साथ समस्त सोसाइटियों में, समस्त गांव में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर डिपार्टमेंट में
हम पूरे कार्यक्रम की काउंटिंग करें तो 78,000 हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों को हम साथ में जोड़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त गुजरात और देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि योग हमारा है, ये भारत की योग विश्व को अमूल भेंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी हैं, और हम सब साथ में मिलकर योगी बने, निरोगी बने, समाज के लिए सहयोगी और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। वडनगर में जहां राज्य कक्षा का योग दिवस का आयोजन होने वाला है, वहां पर इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा और सर उस मुख्य स्थान पर कितने लोग एक साथ योग करेंगे, कुछ बता सकते? जी, हमारा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम वडनगर में होने वाला है, उसमें गुजरात राज्य के आध्यात्मिक मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित रहेंगे। हमारे गुजरात योग बोर्ड का विभाग जिनके मार्गदर्शन में काम करता है, आदरणीय हर्ष भाई संघवी जी उपस्थित रहेंगे। ऋषिकेश पटेल जी जो आरोग्य मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे। बाकी सारे एमएलए एमपी वहां पे उपस्थित रहेंगे और बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। लगभग 10,000 से ज्यादा की संख्या में वहां पे कार्यक्रम होगा और इसी तरह के कार्यक्रम संपूर्ण गुजरात में होंगे। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पर योगराज सिंह की बड़ी टिप्पणी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की भूमिका को लेकर अपनी राय रखी। योगराज सिंह ने कहा, शुभमन गिल को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। ये युवा टीम के और कप्तान के लिए एक बहुत जरूरी है कि वे सबको साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि टीम में सीनियर खिलाड़ी जैसे रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह है, जिसे गिल को सलाह मशवरा करते हुए रहना चाहिए। नेतृत्व का मतलब अकेले चलना नहीं, बल्कि टीम के साथ लेकर चलना है। जडेजा और बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से चर्चा करनी होगी। बयान के अंत में योगराज सिंह ने शुभमन गिल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसे सफलता दे, क्योंकि वे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल को लेकर ये बयान ऐसे समय आया है जब टीम इंडिया युवा चेहरों पर भरोसा दिखा रही है और अगली पीढ़ी के नेतृत्व की जिम्मेदारी तय की जा रही है। वो अगर आगे जाके दुश्मन के बीच में लगेगा छाती में, तो तभी फौजें लड़ेंगी ना। है बात सीधी सी है। तो बड़ा जरूरी है शुभमन के लिए कि वो 100 का पायदान नहीं रखे। वो जब तक बैटिंग करे, मैं समझता हूं 100, 200, 300, 400, 500 ब्रेन लारा ने बहुत बार सेट किया, 400, 375, बहुत बार 250, और मैं समझता हूं कि इस पायदान पे जाके जो शुभमन को है लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। दूसरी बात यह है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। यंग टीम है, जडेजा है, बुमराह है, वो सीनियर है, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। कप्तान के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं समझता हूं कपिल देव ने 83 में किया कि वो सबसे जूनियर थे टीम में, सारे सीनियर थे, पर उन्होंने सबको वो चीज पायदान दी। लेकिन कैप्टनसी भी बताया कि मैं कप्तान हूं भाई, तो आप जरा मेरी बात सुनेंगे। अब जैसे मदन लाल ने बॉल छीन ली कपिल देव से कि मैं यार एक ओवर और करूंगा, वो कराना नहीं चाह रहा था, तो विवरिचरण आउट हो गए और हम जीत गए वर्ल्ड कप। सो इसी तरह जब कोई बॉलर या कोई भी बैट्समैन जो कहता है कि मैं करता हूं, मैं ओपन करूंगा, मैं तो मेरे साथ जाऊंगा, मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं 5 नंबर खेलूंगा, मैं वहां पढ़ूंगा। सो आई थिंक कप्तान के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी सारी की सारी जो टीम है, उसकी फौज है, उसके साथ लड़े। वो लड़ेगी तभी अगर आगे होके वो जो जर्नैल है, वो जो कप्तान है, वो स्कोर करेगा और सेट करेगा कि मैं फील्ड सेट कर रहा हूं, कहां पे कैसे। सो आई थिंक ये चीजें जो है शुभमन के लिए इम्तिहान है, बहुत बड़ा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, मैं उहदे लिए अरदास करदा कि खुदा उसको तौफीक बख्शे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और युवराज सिंह ने और उनके फादर ने एक जान तोड़ के लगा के अपनी सारी जिंदगी बना के उसको यहां तक पहुंचाया है। और यहां पे अब शुभमन गिल के लिए वो आसमान तक पहुंचना कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा, तेरे ज़मीन और मकां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में भाजपा का रोड मार्च रोका गया। भाजपा के रोड मार्च को रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री मंजुमदार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये कैसा लोकतंत्र है कि आप हमें लोगों से मिलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन क्या मैं उस डॉक्टर से भी नहीं मिल सकता जिसे
प्रताड़ित किया जा रहा है। मंजू मदार ने पुलिस से सवाल किया कि अगर इलाके में जाने की कोई पाबंदी है तो उसका आदेश दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई वैध कारण नहीं था इस मार्च को रोकने का। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाना पटोले बोले 48 घंटों में नियम क्यों बदले गए। चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 दिन तक रखने के फैसले पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने मोदी सरकार और आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। पटोले ने कहा, एक बात तो साफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार को 48 घंटे के भीतर ये कानून बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नियमों को बदलने का ये तरीका रहस्यमय और लोकतांत्रिकी है। भाजपा, मोदी सरकार और चुनाव आयोग लोकतांत्रिकी व्यवस्था का गला घोटने का काम कर रही है। पटोले ने के मुताबिक ये नियम इसलिए लिया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल न पूछे जा सके। पूर्वी चुनाव प्रक्रिया को 45 दिन के भीतर खत्म करने का मतलब है असल में छिपाना। कांग्रेस इस फैसले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है और पटोले ने विश्वास जताया कि अदालत इस फैसले को लोकतंत्र विरोध करार देकर निरस्त करेगी। देखो, एक बात क्लियर है कि नरेंद्र मोदी के सरकार को 48 घंटे में ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, रूल 93 बदलने की जरूरत क्या पड़ी। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो लोग जिस तरह से दुरुपयोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और उसको जो छुपाना चाहती है, वही वो डर के वजह से चुनाव आयोग ने जब उनको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था हरियाणा के चुनाव के बीच में कि फुटेजेस पूरे उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन उसी समय में तुरंत चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को खत लिखा और 48 घंटे में ये कानून बदला, रूल 93 को बदल दिया। तो दाल में काला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिन दहाड़े खून करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी और चुनाव आयोग कर रहा है, ये स्पष्ट होता है। और इसलिए ये छुपाने के लिए 45 दिन के अंदर ये सभी जो चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था है वो डिस्ट्रॉय करने के आदेश केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिया है। क्या इस बात को लेके आप कोर्ट जाने वाले? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में गए ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा विश्वास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाले व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करेंगी, ये हमारा विश्वास है।
MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने कहा ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की पहली भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनता और मुख्यमंत्री मोहन मांझी को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस सिर्फ सरकार की सालगिरह नहीं बल्कि सुशासन और जनसेवा का पर्व बताया। आज का दिन बहुत विशेष है। ओडिशा में पहली भाजपा सरकार ने सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा किया है। ये वर्ष सिर्फ सरकार नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये एक जन सेवा और जन विश्वास को समर्पित है। मैं ओडिशा के लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री मोहन मांझी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री का ये संबोधन राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओडिशा में पहली बार स्वयं की सरकार बनाई थी। और ओडिशा के मेरे सभी भाई और बहनों, आज 20 जून का ये दिन बहुत विशेष है। आज ओडिशा की पहली बीजेपी सरकार ने सफलता के साथ 1 साल पूरा किया है। ये वर्षगांठ सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। यह 1 साल जन सेवा और जन विश्वास को समर्पित है। ये ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के ईमानदार प्रयास का एक शानदार वर्ष है। मैं ओडिशा की जनता का, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने प्रशंसनीय काम करके ओडिशा के विकास को नई गति दी है। साथियों, ओडिशा आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग बाय द वे कार्यक्रम आयोजित। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में आयोजित योग बाय द वे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य योग को जीवन का हिस्सा बनाना है। शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्हीं की पहल से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि योग केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन किया जाना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। योगा बाय द वे ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर योगा का हमारी शाइना NCG, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड और योगा इंस्टीट्यूट, इनके माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। 11 सालों से ये आयोजन यहाँ हो रहा है और इसलिए मैं इनको सभी लोगों को आयोजक है उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। योगा ये एक दिन करने का काम नहीं है, ये हर दिन करने का काम है और इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, टेंशन फ्री रहना है, प्रेशर फ्री रहना है तो योगा हमारे जीवन का एक अंग बनाना चाहिए।
हमारे जीवन का एक पार्ट बनना चाहिए। और इसलिए ये इसका श्रेय भी जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन को मान्यता दी है। और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में ये योगा डे मनाया जाता है। और योगा डे एक दिन मना के रुकते नहीं, हर दिन योगा लोग करते हैं। कई बड़े देश, कई बड़े राष्ट्र योगा स्टूडियो भी उन्होंने शुरू किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा अवेयरनेस है लोगों में। और इसलिए मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि यहाँ पर आकर हर साल तो करते हैं, लेकिन अपने अपने घर में अपने अपने जगह पर हर दिन योगा मनाएं। और बच्चों से भी मैं अपील करता हूँ, कॉलेज के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, अन्य एडिक्शन के बजाय योगा एडिक्शन को अपनाएं ताकि उनका जीवन सुंदर हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो रहो क्या, करो योग, रहो निरोग, ऐसा मैं सबके साथ सबको कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खास करके हमारे शाइना एनसी जी को, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को, कोस्ट गार्ड को, सभी इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में फिट इंडिया क्लस्टर योगाथॉन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में फिट इंडिया क्लस्टर योगाथॉन का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेतृत्व किया। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भाग लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और अभिनेता निर्माता जैकी बगानी जैसे मशहूर हस्तियों ने भी योग करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट और क्लस्टर फिट को सहयोग किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को योग और फिटनेस के प्रति प्रेरित करता है। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। योग हमारा कल्चर है, योग जीवन शैली है। इस बार वन अर्थ वन हेल्थ स्लोगन के साथ देश में योगा डे मनाया जा रहा है। फिट इंडिया योगाथॉन के माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी देश में योगा दिन मनाया है। मैं देश के नागरिकों को आह्वान करूंगा कि चलो हम सब लोग अपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, अपने स्वयं को फिट रखने के लिए रेगुलर योग करिए। वर्तमान स्थिति में योग फिटनेस का मंत्र है, योग स्वास्थ्य का मंत्र है, योग स्टेबिलिटी का मंत्र है, योग जीवन शैली है, योग संस्कार है, जिस संस्कार की उपासना करके हम अपने स्वयं को फिट रखें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। सीएम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया और अब लगभग हर देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने इसे आंदोलन करार करते हुए कहा कि योग अब लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। योग दुनिया को भारत की एक अनन्य देन है। योग जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है, आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी प्रयासों से सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाई जाने के साथ साथ योगों को लोकप्रियता आज देने का बहुत बड़ा उनका भूमिका रहा है। और उनका प्रयास से वो पहले जो संयुक्त राष्ट्र वो प्रतिवर्ष मनाने के लिए वो जो प्रस्ताव दिए थे उसको जून 21 तारीख को ही उसको संयुक्त राष्ट्र तरफ से पहले घोषणा किया गया था और जून 21 तारीख को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तरफ से घोषणा किया गया था। और आज जैसा दुनिया में लगभग सारी देशों में सभी देशों में लोग बड़े उत्साह और आग्रह से इस योग दिवस को पालन करते के साथ साथ योग वो पालन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमारा प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण योग आज विश्व आंदोलन रूप में आज बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हमारा थीम है इस साल की एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो व्यक्तिगत कल्याण और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच गहर संपर्क रखा जा सकता है। इसी आधार पर आज हमारा उड़ीसा सरकार की तरफ से हमारा योग और संस्कृति विभाग तरफ से उसको राज्य स्तर पर वहाँ जो हमारा कलिंग स्टेडियम है सारी जो योग समिति वहाँ उनके साथ सारी जो हमारा प्रदेश की जो अनुष्ठान है प्रतिष्ठान है और एनजीओ है सबको निमंत्रण किया गया था और सबके मिलित प्रयास से वो अच्छा प्रोग्राम आज वहाँ सफल हुआ है। और हमने भी जहाँ हमारा जैसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा योग कार्यक्रम रखा गया था, उनसे भी जोड़ दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से और उनका संदेश को भी सबको वहाँ सुनने के लिए और उनको संदेश को पालन करने के लिए वहाँ सभी को उपस्थित रहते हुए भागीदारी रहते हुए आज अच्छा ही कार्यक्रम में भागीदारी रहते हुए इसको ग्रहण कर ली और उनका संदेश को भी ऐसे पालन करने के लिए हर दिन में योग को अभ्यास करना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और समाज को भी स्वस्थ रखने के लिए योग को प्रतिदिन अभ्यास करना है। इसी आधार पर आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। निश्चित रूप से मैं भी हमारा सब मेरे भाइयों और बहनों को मैं संदेश दूंगा कि आप प्रतिदिन योग अभ्यास करें और शरीर को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखने के लिए भी काम करें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग दिवस पर धर्मेंद्र बोले, मैं अब भी जवान हूँ। मुंबई में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग की वैश्विक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से बनी है। धर्मेंद्र ने बताया कि विदेश लोग योग को पेटेंट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इसी अनुमति नहीं दी। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि योग भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपरा का हिस्सा है और ये कई बीमारियों का इलाज है। मजाकिया लहजे में धर्मेंद्र ने कहा, कई लोग मुझे बूढ़ा कहते हैं लेकिन मैं अब भी जवान हूँ। उनके इस अंदाज में मौजूदा दर्शकों में खूब तालियां बटोरी। ख्याल से मोदी जी ने शुरू किया है और इससे पहले हमारे रामदेव जी भी ने शुरू करवाया और कई लोग बाहर के मुल्क के लोग इसे पेटेंट करना चाहते थे जो होने नहीं दिया। ये हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब पुराना चला आ रहा है सदियों से और ये जरूरी है। इसी में क्या कुछ कई बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। आपको सांस की तकलीफ है, हेल्थ इज वेल्थ, वो तो है ही, लेकिन ये जो मैंने वो कहा था कि मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई,
मेहनत और मशक्क़त के मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। और मुझे तो दिलीप साहब के गाने बहुत पसंद थे, तो मैंने तो आज मुझे नहीं मालूम था, मैंने कल पर से इंस्टाग्राम पर डाल दिया गाना, ऐ दिल मुझे कहीं ऐसी जगह। लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आए ना आए, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। कई लोग बोलते हैं अरे वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा अरे बूढ़ा नहीं हुआ, जवान हो। अच्छा, बचपन से ख्वाब देखता हूँ। उसमें था कि मैं एक नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो ये ड्रीम्स है मेरे, मतलब हर किसी को। देखिए, जरूरी नहीं होता कि आपको लखपति करोड़पति। मैंने तो उससे मांगी थी कि फिएट एक फ्लैट, फिएट गाड़ी और फ्लैट, बाकी काम कैमरा नहीं छोड़ूं। मगर ऊपर वाला कहता नहीं, ये भी ले, ये भी ले। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। जिंदगी हाथ में क्या है, आपके पास है जो आप इकट्ठा कर रहे हैं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। मरने से डरता आदमी जैसा। और जैसे आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो लेके जाएगा। अभी मेरे इधर सिकंदर ने भी हाथ कैसे बाहर निकाले हुए थे जनाजे से कि खाली आ जा रहा है। तो सबक लेना चाहिए, उतना करो। पढ़ते पढ़ते किताबे जिंदगी, इल्म बस इतना मिला, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। फकीर हो जाओ धर्म, वरना हिर्सो लालच भरी जिंदगी ये, जी भर के जी ना पाओगे, जी भर के जी ना पाओगे। हिर्सो लालच जो ना, हिर्स भी लालच है, ये भी ले लो। वही अपना जाट आदमी हूँ, खेती करता हूँ, ये उगाता हूँ, बड़े बड़े शलगम उगते हैं, गाय भैंसे हैं, बिल्कुल अच्छा दूध मिलता है, दही मिलता है बच्चों को, सबको। और इससे बड़ी नेमत क्या है, ये इसी को तो अमृत कहते हैं। हमने कहा से योगा से लेके म्यूजिक से लेके हेल्थ तक सब कुछ बना दिया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में मलाइका अरोरा ने मनाया योग दिवस। हरियाणा में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के अवसर पर जानी मानी अभिनेत्री और योग एंथुसियास्ट जैस्टर मलाइका अरोरा ने योग के प्रति अपनी गहरी जुड़ाव को साझा किया। उन्होंने कहा कि योग उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और ये उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मलाइका अरोरा ने बताया कि जब वे योग चटाई पर होती है तो उन्हें सच्ची खुशी महसूस होती है। उन्होंने आज की तनाव भरी जिंदगी में लोगों को सलाह दी कि वे खुद के लिए समय निकालें, चाहे वे योग हो, तैराकी हो या कोई और एक्टिविटी जो उन्हें सुकून दे। उन्होंने कहा कि खुद से प्यार करना और खुद को समय देना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। Well, firstly, thank you so much for having me here, DLF. Thank you for DLF Thrive for doing this with me. I think it's been really satisfying and gratifying to be here on this day of International World Yoga Day. I would like to say I would give a lot of credit to my genes, but yoga has been very, very instrumental in shaping a lot of my life, and I feel practice on my mat genuinely makes me happy, it centers me, it gives me focus, all of that. So yes, I would give a lot of credit to yoga in my life. Pretty much what you saw today, 1 hour of rigorous training. Of course, this was amazing to be outdoors in a beautiful environment under the sun like this. It truly is a blessing to be able to do something like this. But yes, pretty much that's what I do every day, 1 hour on my mat religiously.
लेकिन सब I feel it has nothing to do with being a public figure. Everybody has on a daily basis we deal with a lot, whether you're a public figure, whether you're a housewife, whether you're somebody who is working on a 9-to-5 job. We all deal with a lot of physical or mental issues which we are dealing with on a daily basis. Life is full of stress. Unfortunately, we are surrounded by situations. There's so much of stimuli around us, phones being one of it. Every day looking at phones, being on social media, it causes a lot of anxiety, a lot of stress. So I think people in today's day and age should find ways to de-stress, whatever it may be, whether it is being outdoors, whether it's doing yoga, whether it's swimming, jo bhi hai, meditate. Find that one way, something that works for you, and find time for yourself where you can actually de-stress and love yourself. Thank you. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग भारत की विश्व की सौगात बोले तेजस्वी सूर्या। बेंगलुरु में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के अवसर पर दक्षिण क्षेत्र से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने योग समर्थकों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 2000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही, जिसमें बेंगलुरु स्थित कई देशों के महावाणिज्य दूत भी शामिल हुए। सूर्या ने कहा कि योग न केवल भारत की स्पोर्ट पावर है, बल्कि ये देश और दुनिया को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। उन्होंने साझा किया कि वे हाल ही में एक बहुदेशीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश दौरे से लौटे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने कई देशों में भारत के योग और प्राचीन परंपराओं को लेकर गहरी रुचि और सम्मान देखा। सूर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज 180 से अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जो भारत की वैश्विक भूमिका और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि करता है। Today we had the opportunity of celebrating International Yoga Day here in Bengaluru South with more than 2,000 practitioners of yoga. Many consulate generals from many countries who have their consulates in Bengaluru participated with us today. Yoga is India's gift to the world. The wisdom and appeal of yoga is both universal and timeless. I am just returning from a multi-country delegation, the diplomatic outreach of Operation Sindoor. And in all of these countries that we met, there was great enthusiasm and following for India's yoga, pranayama, our knowledge traditions and our spiritual traditions. This is not just India's soft power, but it is also a living bridge between the ancient and the modern, between India and the rest of the world. Thanks to our Prime Minister's dedicated efforts, more than 180 countries are today observing International Yoga Day. Yoga has become a mantra for lifestyle, not just for Indians, but for humanity as a whole. I take this opportunity to wish all of the world, all people in the world, the message of oneness, the message of peace, a message of health, and a message of one earth, one health on International Yoga Day. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने योग दिवस पर दी शुभकामनाएं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। सीएम मोहन यादव ने भी उल्लेख किया कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग इस दिन को और भी खास बना देता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता रहा है, पूरी दुनिया भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और जीवन शैली को पहचानने लगी है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है, बल्कि ये जीवन जीने का एक कला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और योग की अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश
पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें, इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ करके हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया कहीं न कहीं किसी तनाव से गुजर रही है। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस भाव के आधार पर जो हमारी प्राचीन काल की वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है, सच में हमारे लिए योग से शांति आती है, शांति से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन की आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज उथल पुथल भरे दुनिया के इस परिदृश्य में भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ पुनः लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। ऐसे में हम सब अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और हमारे मूल भाव स्वभाव में अहिंसा के भाव को लाएं। जियो और जीने दो के भाव के साथ हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए एक कुटुंब की तरह रहने के साथ सभी सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार करें। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग और आयुष की धरती पर संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, बोले पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को आयोजन विशेष उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि स्वामी भारत भूषण और 8 देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में योगाभ्यास हुआ, जिसमें विश्व को एक सकारात्मक संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के जरिए योग और आयुष से जुड़ी संभावनाएं को नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के अधिकारियों की बातचीत होगी और मिलकर पर्यटन, उद्योग, शिक्षा तथा वेलनेस के क्षेत्र को साझा कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को पास करके 177 से अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन उसको प्राप्त हुआ और आज पूरे दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी आज पूज्य स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में और 8 राज्यों के राजदूत प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स की उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के दिन
भराड़ी स्वयं गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएंगे और इससे हमारे राज्य में अनेक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अनेक प्रकार का हमारा जो पर्यटन है, ये पर्यटन का हब बनेगा और हमारी जो पहले से एक संकल्पना रही है कि लंबे समय से हमारे ये योगियों की, साधकों की, ऋषि मुनियों की एक कर्मस्थली रही है, तो ये कर्मस्थली, ये देवभूमि पूरे देश दुनिया के अंदर वैश्विक राजधानी योग और वेलनेस की बनेगी। सर, ये चमोली, रुद्रप्रयाग दोनों हमारे बद्री केदार धामों से भी संबंधित हैं, आध्यात्म से तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर योग करके क्या आपकी प्लानिंग इसको योग और आयुष और वेलनेस से भी जोड़ने की है? बिल्कुल, देखिए आज मैंने यहाँ पर घोषणा भी करी है कि 2 हम योग के जोन बनाएंगे, आयुर्वेद के और योग के, वेलनेस के 2 जोन, 2 नए शहर इस दिशा में हम डेवलप करेंगे, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर से लोग योग और वेलनेस के क्षेत्र में आएंगे, अपने स्वास्थ्य का भी लाभ लेंगे और राज्य के जो हमारे अनेक डेस्टिनेशन हैं, उन डेस्टिनेशनों का भ्रमण भी करेंगे, जिससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा और जो हमारा मूल विरासत है, वो मूल विरासत पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। सर, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देखिए, जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहाँ पर काम के लिए हैं, वहाँ पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाएगी। धन्यवाद आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, आपकी उपस्थिति ने भी इस योग को जो है एक महोत्सव पूरा बना दिया है यहाँ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर को। विशाखापत्तनम से बोले पीएम मोदी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली पर भी जोर दिया। उन्होंने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें अपने डेली डाइट में तेल की खपत को 10% तक घटाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अस्त स्वास्थ्यकर भोजन से बचने की अपील की ताकि योग और संतुलन आहार मिलकर शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बना सके। पीएम मोदी ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जो हमें अनुशासन, समय और संतुलन सिखाती है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे योग के साथ अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य हालिया किया जा सके। आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए
हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने मनाया योग दिवस। गोवा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन पूरे उत्साह और भागीदारी के साथ हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साम्या प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य सचिव, विभिन्न विभाग के सचिव, विभाग सदस्य और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। सीएम सावंत ने जानकारी दी कि योग दिवस के उपलक्ष्य में गोवा में 15,000 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योग आज दुनिया के लिए भारत का दिया गया एक अनमोल उपहार बन चुका है। गोवा की जनता की ओर से उन्होंने पीएम मोदी को इसी के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया। इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, जो स्टेट का फंक्शन यहाँ पे था, मेरे साथ में पूरे चीफ सेक्रेटरीज, ऑल द सेक्रेटरीज, स्कूल के बच्चे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद थे। गोवा में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15,000 जगह पे हमने 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाया। सभी जगह पे हमारे मिनिस्टर्स, MLA और सभी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट हो गए। उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वन अर्थ वन योगा इस कंसेप्ट के अंतर्गत, वन अर्थ वन हेल्थ इस कंसेप्ट के अंतर्गत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे वर्ल्ड के लिए इस योगा इज़ द गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड, ये मैसेज जो दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रोज़ योगा फॉलो करें और द क्लीन इंडिया, फिट इंडिया की मैसेज पूरे देश भर में माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए फिर एक बार मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि 11th इंटरनेशनल योगा डे फिर एक बार इट इज़ सक्सेसफुली वी हैव परफॉर्म द योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए फिर एक बार मैं पूरे इस दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।